हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम द वेरिएशनल मेथड को स्टडी करने जा रहे हैं। दिस इज़ रिलेटेड टू क्वांटम मैकेनिक्स और इट इज़ वन ऑफ द मेथड जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी सिस्टम की आइगन एनर्जीज़ या आइगन स्टेट्स को फाइंड आउट करने के लिए। आइगन स्टेट्स मीन वेव फंक्शन जो आप सिस्टम के लिए फाइंड आउट करते होते हैं कि जैसे इससे पहले आपने वो सारे सिस्टम पढ़े होंगे जो कि है सिंपल जो हाइड्रोजन आइटम का सिस्टम होता है, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, ये जो सिंपल वाले केस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा पार्टिकल इन अ 3D बॉक्स हो गया, 3 पार्टिकल इन अ 3D बॉक्स हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम्स हो गए। तो इन सिस्टम्स की आपको अगर आइगन स्टेट्स फाइंड आउट करनी है या आइगन फंक्शंस जिन्हें हम साई कहते हैं या वेव फंक्शन जिन्हें कहते हैं, ठीक है। आइगन स्टेट्स, आइगन फंक्शंस ये वेव फंक्शन ही होता है उस सिस्टम का। ये सिस्टम्स होते हैं ना, इनको हम सिस्टम्स कहते हैं। ओके तो हमने जब भी हम सिस्टम देखते हैं तो हमें उसके बारे में अगर तमाम इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका आइगन स्टेट या जिसे हम कहते हैं वेव फंक्शन हमें पता होना चाहिए उस सिस्टम का, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है कि वेव फंक्शन तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन रख रहा होता है उस सिस्टम के बारे में। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी आपके पास कोई सिस्टम आता है तो आपकी पहली कोशिश होती है कि आप इसका वेव फंक्शन जान लें, वो फाइंड आउट कर लें, ठीक है। और वेव फंक्शन के बाद उसकी आइगन एनर्जीज़ और मतलब एनर्जीज़ क्या हैं उसकी, वो भी, क्योंकि एनर्जीज़ को हम बहुत डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके अलावा भी चीज़ें कर रहे होते हैं जैसे मोमेंटम हो गया, वो सारी चीज़ें। लेकिन एनर्जी एंड वेव फंक्शन में हम बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। तो हम वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो बहुत सारे मेथड यूज़ होते हैं किसी भी सिस्टम की आइगन स्टेट्स को। मैं वेव फंक्शन वर्ड इसलिए नहीं यूज़ कर रही क्योंकि बुक्स में ज़्यादा आइगन स्टेट्स वर्ड यूज़ होता है ना, तो ताकि आप भी इस चीज़ पे फेमिलियर हो और आप भी ये वर्डिंग यूज़ करें। तो आइगन स्टेट जिसे वेव फंक्शन भी कहते हैं वो फाइंड आउट करने के लिए और आइगन एनर्जीज फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज़ हो सकते हैं। तो जिसमें से एक मेथड जो कि सबसे पहले हम देखते होते हैं वो है कि श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी और इसको सॉल्व किया, ठीक है। हैमिल्टोनियन का वो सारा एक्सप्रेशन पुट किया और सारी सिचुएशन की पोटेंशियल जो है जिसके अंडर है हाइड्रोजन एटम, वो कूलम पोटेंशियल वो पुट किया, एनर्जीज इसको सॉल्व किया, मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के मेथड्स को यूज़ करते हुए लीजेंडर पॉलिनोमियल, लेगुर पॉलिनोमियल और सारे यूज़ करते हुए हमने इनके वेव फंक्शंस फाइंड आउट किए, एनर्जीज फाइंड आउट की। एक तो ये मेथड हो गया जो कि काफ़ी टफ भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मसला फेस करते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हाइड्रोजन एटम का, हार्मोनिक ऑसिलेटर का, इन सब का वेव फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए और एनर्जीज फाइंड आउट करने के लिए। उसके अलावा एक सिंपल मेथड भी यूज़ किया जा सकता है। ऐसे जो बेसिक सिस्टम्स होते हैं ना, इन्हें हम बेसिक सिस्टम्स कहते हैं क्योंकि ये यूनिक सिस्टम है, ये डिफरेंट है हार्मोनिक ऑसिलेटर से। आप ये नहीं कह सकते कि ये इस जैसा है, ये डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से। तो इनके इस मेथड के अलावा आप एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं इनकी वेव फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए और इनकी आइगन एनर्जीज फाइंड आउट करने के लिए, एंड दैट मेथड इज़ द वेरिएशनल मेथड, ठीक है। तो वेरिएशनल मेथड, इस मेथड के अलावा ये मेथड भी यूज़ किया जा सकता है इनकी आइगन स्टेट्स और आइगन एनर्जीज फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ तक हमने ये हम समझ चुके हैं कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो इन क्वांटम मैकेनिक्स वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द आइगन फंक्शंस, जिसे आप आइगन स्टेट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी जगह आप वेव फंक्शन भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स अप टू यू, लेकिन आपको ज़्यादा वर्डिंग पता होनी चाहिए ताकि आप अगर बुक रीडिंग करें या इस तरह से चीज़ें करें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये किस चीज़ को रेफ़र किया जा रहा है, ठीक है। जिसे हम साई से रिप्रेजेंट करते होते हैं, फाई से भी कर देते होते हैं। तो मर्ज़ी होती है साई करें फाई करें, तो थोड़ी मर्ज़ी। तो वेव फंक्शंस एंड आइगन एनर्जीज ऑफ द सिस्टम। आइगन एनर्जीज़ की एक्सप्रेशंस होती हैं या वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जो सिस्टम की हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम की आइगन एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये सारी उसकी एनर्जी वैल्यूज़ होती हैं। जो वैल्यूज़ होती हैं ना या एक्सप्रेशंस होती हैं इन जनरल, वो आइगन एनर्जीज़ को हम कहते होते हैं, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में वी आर इंटरेस्टेड, जैसे मैंने कहा कि आइगन फंक्शंस फाइंड आउट करने में हम इंटरेस्टेड होते हैं और आइगन एनर्जीज एज दे कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम, ये भी लिख लेते हैं। कंटेन्स आर रिफ्लेक्ट्स all the information about the system. Variational method is one of the methods that can be used to find out the eigen states and eigen energies of the systems.
ठीक है। अब ये कौन कौन से सिस्टम्स की आइगन स्टेट्स और आइगन फंक्शंस एनर्जीज लिखनी थी ना, एनर्जीज लिखी है या पता नहीं क्या लिखा है मैंने, ये एनर्जीज, ठीक है, आइगन स्टेट्स और आइगन एनर्जीज को तो कौन कौन से सिस्टम के लिए यूज़ किया जा सकता है और कौन से सिस्टम्स के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है, इस चीज़ को यहाँ पे हमें क्लियर करना होगा। इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द आइगन स्टेट्स एंड एनर्जीज for the system, for the basic systems whose Hamiltonian is known but its eigen states and eigen energies are not known, and there is no other related Hamiltonian to our system, our basic system। ठीक है, तो ये मेथड यूज़ किया जा सकता है ऐसे सिस्टम्स के लिए जिनके ऑब्वियसली हमें आइगन स्टेट और आइगन एनर्जीज के बारे में कुछ नहीं पता, और इन के जो हैमिल्टोनियन होते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन एटम का हैमिल्टोनियन, उससे मिलता जुलता कोई और हैमिल्टोनियन नहीं होता मार्केट में जिसको हम यूज़ कर सकें या हिंट ले सकें या ऐसा कुछ, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम जैसे हो गया, इसका जो हैमिल्टोनियन है उससे मिलता जुलता कोई और हैमिल्टोनियन नहीं होता जिसकी हमें एग्जैक्ट आइगन फंक्शंस और आइगन एनर्जीज पता हों। ठीक है, तो जैसे पर्टर्बेशन थ्योरी थी, पर्टर्बेशन थ्योरी में आपको पता है ना, उसमें ऐसा हैमिल्टोनियन आपके पास सिस्टम का होता है जिससे मिलता जुलता हैमिल्टोनियन एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसके आइगन स्टेट और आइगन एनर्जीज पता होती हैं, लेकिन इससे मिलता जुलता कोई ऐसा हैमिल्टोनियन ना हो जिसकी हमें आइगन स्टेट्स और आइगन एनर्जीज पता हो। ठीक है, मतलब हाँ बिल्कुल ब्लैंक है, तो ये तब यूज़ किया जा सकता है। तो पर्टर्बेशन थ्योरी में हमने देखा था कि कुछ इस तरह की उसमें इक्वेशन थी जिसमें हम हैमिल्टोनियन जो हमारा पर्टर्ब सिस्टम जिसे हम कह रहे होते हैं, जो हमारा सिस्टम अंडर स्टडी होता है, उससे मिलता जुलता हमें एक हैमिल्टोनियन पता होता है जिसकी एग्जैक्ट एनर्जीज, वेव फंक्शन सब कुछ हमें पता होता है। तो कंपैरिजन करके मैथड लगा के हम इस सिस्टम का भी फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये इससे मिलता जुलता होता है, दोनों ऑलमोस्ट जो है एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा इनमें फ़र्क होता है जिसे हम पर्टर्बेशन कह रहे होते हैं। लेकिन वेरिएशनल मेथड में ऐसा कोई भी आपके पास मिलता जुलता भाई बहन नहीं होता जिसको आप यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे बिल्कुल ही आपके पास इकलौता ही हैमिल्टोनियन होता है, और जिसके रिलेटेड कोई और हैमिल्टोनियन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो वो उसके लिए यूज़ किया। जैसे ये बेसिक सिस्टम्स होते हैं ना, तो ये मतलब वन ऑफ द वे है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि जो बेसिक मेथड्स में ये इंक्लूडेड होता है, कि जो इसमें भी आपको ये पर्टर्बेशन थ्योरी में भी आप ये जो एच नॉट बजाते खुद इसके जो वेव फंक्शंस और एनर्जीज हैं वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पर्टर्बेशन थ्योरी तो आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते एच नॉट बजाते खुद फाइंड आउट करने में, क्योंकि एच नॉट जैसा कुछ है नहीं। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, वेरिएशन मेथड यूज़ करेंगे, एच नॉट फाइंड आउट करेंगे, और अगर आपके पास पर्टर्ब सिस्टम आ रहा है तो वही एच नॉट जो आपने इन मेथड से यूज़ करके फाइंड आउट किया था उसको यूज़ करते हुए आप एच प्राइम के रिलेटेड वेव फंक्शंस और वो कर लेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड, बेसिक मेथड। ठीक हो गया। तो ये मतलब बेसिक जो होते हैं ना सिस्टम्स, उनके आइगन फंक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है जिनके से मिलते जुलते हैमिल्टोनियन एग्जिस्ट ना करते हो। ठीक है, आप वो उसको बेटर वर्ड्स में भी यहाँ से लिख सकते हैं। आइगन स्टेट एंड आइगन एनर्जीज फॉर द बेसिक सिस्टम्स हुज हैमिल्टोनियन इज़ नॉन। हैमिल्टोनियन तो ऑब्वियसली हमें पता ही होता है, लेकिन उसकी आइगन स्टेट्स और आइगन एनर्जीज नहीं पता होती, और ना ही कोई ऐसा रिलेटेड हैमिल्टोनियन होता है हमारे सिस्टम से मिलता जुलता जिसकी हुज एग्जैक्ट एनर्जीज एंड स्टेट्स आर नोन। ठीक है, ना ही ऐसा कोई रिलेटेड हैमिल्टोनियन होता है जिसकी एग्जैक्ट एनर्जीज या स्टेट हमें पता हो। इसकी तो पता होती ही नहीं है, लेकिन उस जैसा कोई और भी नहीं होता जिसकी हमें पता हो। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा हमारे पास केस आ जाए। और दिस मेथड इज़ मोस्टली सूटेबल टू डिटर्मिन द ग्राउंड स्टेट्स, to determine the lower states of the system, especially the ground state। ठीक है, ये जो वेरिएशनल मेथड है ये हम बारी बारी सारे जो हैं
इसमें से वेव फंक्शंस और एनर्जीज फाइंड आउट कर रहे होते हैं ग्राउंड स्टेट की अलग से, फिर ग्राउंड स्टेट की आ गई तो फर्स्ट आ गई तो सेकंड की, थर्ड की एंड सो ऑन। जबकि ये मेथड में हमें जनरल क्वांटम नंबर्स में ही डायरेक्ट मिल जाता होता है आंसर। थोड़ा सा टफ होता है लेकिन जनरल मिल जाता है, सारी आइगन स्टेट्स हमें मिल जाती हैं, एक्साइटेड स्टेट्स भी, ग्राउंड स्टेट्स, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन इसके लिए हमें बारी बारी हर एक को अलग अलग से फाइंड आउट करना पड़ता है, जनरल नहीं करते इसमें हम। तो ये मेथड जो निचले स्टेट्स होते हैं जैसे ग्राउंड स्टेट स्पेशली, उनको फाइंड आउट करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जबकि जब आप हायर स्टेट्स का फाइंड आउट करने जाते हैं ना, तो इसमें वो इंटेग्रल्स होते हैं जो कि इतने टफ हो जाते हैं कि उनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो इसकी रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ग्राउंड स्टेट अगर आपने फाइंड आउट करनी है या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकंड एक्साइटेड स्टेट तक मैक्सिमम, ये ठीक रहता है मेथड, थोड़ा इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू दिस मेथड। लेकिन उससे हायर स्टेट्स के लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने वो मेंशन कर दिया कि ये इसकी एक मुश्किल है। इट बिकम्स वेरी complicated for excited states। ये मेथड एक्साइटेड स्टेट्स के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जो लोअर स्टेट्स होती हैं उनके लिए बेहतर रहता है, स्पेशली द ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ तक हमने इस मेथड के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन लिख दी है। नाउ दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर us to solve the eigenvalue equation। eigenvalue equation क्या होती है? श्रोडिंगर इक्वेशन ही होती है। हैमिल्टोनियन के रिलेटेड जो eigenvalue equation बनती है ना, उसे हम श्रोडिंगर इक्वेशन कहते होते हैं ना, और श्रोडिंगर इक्वेशन which is h applied on psi gives e times psi। ठीक हो गया। तो this method does not require us to solve this श्रोडिंगर इक्वेशन। तो rather one uses a variational scheme to find the approximate eigen energies and eigen functions। ठीक है, from the variational equation which is this। ओके तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। यहाँ पे हमने वही बात लिखी है जो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन के थ्रू आपको समझाया था कि यहाँ पे आप क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस आइगन वैल्यू इक्वेशन जो कि श्रोडिंगर्स इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर्ली। लेकिन इस वेरिएशनल मेथड में आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप वेरिएशनल मेथड यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट आइगन फंक्शंस एंड आइगन एनर्जी। और उस वेरिएशनल मेथड को आप सिंपली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये इस फॉर्म का मतलब क्या होता है वो हम आगे समझ जाएंगे कि क्या इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे ई जो है आइगन एनर्जीज़ हैं करस्पॉन्डिंग टू स्टेट साई, वेयर आपको साथ साथ क्लियर हो जाएगा। ई ऑफ साई इज़ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द एनर्जी इन द स्टेट साई। ठीक है, विच इज़ इन जनरल गिवन बाय, हमें पता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है इन जनरल, जो कि स्टार्ट में ही डिफाइन कर दिया जाता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तो ऑपरेटर, क्योंकि ई एनर्जी का करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर हैमिल्टोनियन होता है, वो लिया जाता है और ये नीचे। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का यही फॉर्मूला होता है, यहाँ पे साई भी आता है, ये डायरेक्ट नोटेशन में। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है, ये हमने कोई भी इसमें अभी चीज़ यूज़ नहीं की। हम क्या करते होते हैं इस मेथड में, यहाँ पे मैं अब बताना स्टार्ट करती हूँ कि सबसे पहले लिखेंगे अभी हम प्रॉपर्ली, लेकिन मैं आपको देने के लिए कि ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साई को जिसे हम ट्रायल फंक्शन कहते हैं, हम ट्रायल फंक्शन एक लिखते होते हैं। ठीक है, वो ट्रायल फंक्शन ऐसा होता है कि अगर हमें उस सिस्टम के बारे में पता है कि उसका वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें पता होती हैं, जैसे हम कहते हैं कि उसका वेव फंक्शन इवन होना चाहिए,
सिमेट्रिक होना चाहिए या एसिमेट्रिक होना चाहिए, गॉसियन टाइप होना चाहिए या ऐसा वैसा होना चाहिए, इन्फिनिटी पे उसको ज़ीरो हो जाना चाहिए या इन्फिनिटी पे ये हो जाना चाहिए, ज़ीरो ओरिजिन पे ये हो जाए। तो ये सारी कंडीशंस अगर आपको पता हैं तो आप इस पे साई पे लगाते हो और अंदाज़ा लगाते हो कि उसकी फॉर्म कैसी होगी, एक्सपोनेंशियल होगी या ऐसा कुछ होगा। तो आप वो एक अंदाज़न एक साई का ट्रायल फंक्शन जिसे हम कहते हैं वो लिखते हैं, और उसके साथ साथ जो चीज़ें आपको नहीं पता, श्योर नहीं होते, जो प्रॉपर्टीज़ साई के बारे में कि और क्या क्या हो सकती हैं जिनका आपको अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली आप साई के बारे में सब कुछ तो नहीं जान सकते, तो वो चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं उन कांस्टेंट से जो आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, उस एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथमिक या फंक्शन से जो आपने अपने अंदाजे से इसके बारे में लिखा होता है। फिर आप क्या करते हैं, वो आप इसमें पुट करते हैं। ठीक है, पुट करने के बाद आप क्या करते हैं, इसको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वो कांस्टेंट्स। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं, जो कि यही इक्वेशन बनती है। मिनिमाइज़ क्या होता है कि आप डिफरेंशिएट करते हैं ई को विद रिस्पेक्ट टू दीज वेरिएबल्स और उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। दिस इज़ द मिनिमाइजेशन प्रोसेस, यू नो, कि आप डेरिवेटिव लेते हो किसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जिसकी रिस्पेक्ट से आप उसको मिनिमाइज़ करना चाहते हो और उससे जीरो के इक्वल पुट कर देते हो, क्योंकि मिनिमा वहीं अकर होता है जब डेरिवेटिव जीरो हो। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन का वही मेथड होता है कि आप एनर्जी को वेरी कर रहे हो, मिनिमाइज़ कर रहे हो, और मिनिमाइज़ करते हुए आप उसको डेरिवेटिव जो है जीरो के इक्वल लिखते हो, इसलिए ये लिखी हुई है चीज़। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, करने के बाद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उनको उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ये सारी ई की वैल्यू हमें मिलेगी और फिर हमें साई भी मिल जाएगा। मतलब वो क्लियर हम कर देंगे कि क्या क्या होगा। मैं अभी लिखूंगी प्रॉपर्ली तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने ट्रायल फंक्शन डिसाइड करना होता है हमारे सिस्टम के लिए, फिर उसके बाद उसको यहाँ पुट किया, फिर उसको डिफ्रेंशिएट किया, हर कॉन्स्टेंट के रिलेटेड ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए, कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट किए, फिर एनर्जी, फिर आइगन फंक्शंस फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो वेरिएशनल मेथड क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को ऑफ एनर्जी को हम मिनिमाइज़ करते हैं या वेरिएशनल डेरिवेटिव्स के रिलेटेड होता है ना, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल ज़ीरो किया जाए सेट और मिनिमाइज़ किया जाए, क्योंकि ग्राउंड स्टेट यहाँ से आपको मिलती होती है। तो मिनिमाइज़ करने का मकसद यहाँ पे क्या होता है कि आप ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी सबसे पहले फाइंड आउट, जैसे मैंने कहा था कि आप तमाम की तमाम एनर्जी सेपरेट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट एनर्जी ही फाइंड आउट की जाती है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज़ एनर्जी जो कि मिनिमम एनर्जी होती है सिस्टम की। तो मिनिमाइज़ इसीलिए एनर्जी को किया जाता है ताकि आपको मिनिमम एनर्जी सिस्टम की पता चल सके। तो मिनिमम एनर्जी विल बी द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। और उसके बाद आपको जब ग्राउंड स्टेट एनर्जी पता चल चुकी है तो मिनिमम एनर्जी जब पता चल जाती है जिसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, फिर उसके बाद आप वेव फंक्शन फाइंड आउट करते हैं ग्राउंड स्टेट के रिलेटेड। अब ग्राउंड स्टेट का जब आपको वेव फंक्शन पता चल चुका है तो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगाते हुए हम हायर स्टेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि तमाम जो वेव फंक्शंस होते हैं ना वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, सच दैट कि इनकी ये चीज़ें ना सेटिस्फाई कर रही होती हैं। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं साई 1 और साई 2 को भी। ठीक है, अगर साई नॉट अभी हमें पता चल चुका है तो ये मतलब आई होप आपको मेथड क्लियर हो चुका है, आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप वेरिएशनल स्कीम यूज़ करते हैं जिसमें आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी लेते हैं और उसको आप मिनिमाइज़ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल्स विच आर इन्वॉल्व, और मिनिमाइज़ करने के बाद ग्राउंड स्टेट मिनिमाइज़ करने के बाद जो आपको एनर्जी मिलती है वो होती है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, क्योंकि मिनिमाइजेशन मींस के आप मिनिमम एनर्जी सिस्टम की फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि होती है एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी पता चल गई तो हमें फिर ट्रायल फंक्शन भी पता होता है, उसमें कॉन्स्टेंट्स वगैरह नोन कर लेते होते हैं हम, और हमें ग्राउंड स्टेट के रिलेटेड जो ग्राउंड वेव फंक्शन है वो पता चल जाता है। ग्राउंड वेव फंक्शन पता चलने के बाद ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन यूज़ करते हुए हम साई 1 और साई 2 विच आर एक्साइटेड स्टेट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हायर जब करने जाएंगे तो वो बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए हम वो नहीं करते होते ज़्यादातर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ताकि हम हमारी बस हो जाती है और हम स्टॉप कर देते होते हैं। तो ये इन जनरल मेथड है, अभी हम इसको प्रॉपर्ली लिखते हैं। ट्रायल फंक्शन आप कुछ भी यूज़ करेंगे तो हमेशा आपके पास एग्जैक्ट ट्रू जो वैल्यू होगी सिस्टम की एनर्जी की और वेव फंक्शन की ज़रूरी नहीं है आपको मिले, बल्कि मिलती जुलती या अप्रॉक्सीमेट आपको मिलेगी, और वो एग्जैक्टली तभी होगी जब आपका तुक्का या जो आपने गेस लगाया है ट्रायल फंक्शन का वो द बेस्ट वन गेस हो। तो इससे इस मेथड से आप ये नहीं कह सकते कि आपको हमेशा पक्का एग्जैक्ट सॉल्यूशंस मिलेंगे सिस्टम के बारे में। अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस भी आप कह सकते हैं कि वो मिल सकते हैं, और आइगन फंक्शंस और आइगन एनर्जीज मिल सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने ट्रायल फंक्शन कौन सा यूज़ किया है। ठीक है, इससे आगे प्रॉब्लम्स भी हैं जिसमें हम डिफरेंट ट्रायल फंक्शन यूज़ करें, फॉर एग्जाम्पल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए या हाइड्रोजन एटम के लिए। तो उन ट्रायल फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम दोनों ट्रायल फंक्शंस के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि उसके आइगन फंक्शंस क्या एग्जैक्ट आइगन फंक्शन जैसे ही आते हैं या नहीं आते, या आइगन एनर्जीज वैसे ही आती हैं या नहीं आती जो हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए मिलते हैं। ठीक है, तो वो कंपैरिजन भी किया जा सकता है जिससे हमें क्लियर होगा कि या थोड़ा फ़र्क आ जाता है डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना अच्छा ट्रायल फंक्शन यूज़ किया है। तो ये एजुकेटेड गैस ही होता है, मतलब आपको बहुत सोच समझ के गैस करना पड़ता है।
तो ये बताने के लिए, टू मेक दैट क्लियर कि वेरिएशनल मेथड में क्योंकि आप ट्रायल फंक्शन यूज़ करते हो तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटेड आइगन एनर्जीज और आइगन फंक्शंस आपको मिलते हैं। एग्जैक्ट तभी मिलेगा जब आपने जो सबसे बेहतरीन जो है या एग्जैक्टली वही फंक्शन यूज़ किया हो जो कि एक्चुअल में उसका है। तो यहाँ पे अगर साई आपने ट्रायल फंक्शन यूज़ किया है तो आपको यहाँ पे जो ई वैल्यूज़ मिलेंगी वो डिफ़र कर सकती हैं फ्रॉम द एग्जैक्ट एनर्जीज। ठीक है, तो इससे पहले हम स्टेप्स लिखें तो एक चीज़ को हम यहाँ पे शो कर देते हैं जो कि क्योंकि बुक में भी हुआ है तो मैं भी कर देती हूँ। तो लेट्स से हम एक ट्रायल फंक्शन इन जनरल लिख देते हैं कि वो कुछ इस तरह से है। ये कांस्टेंट ए एन है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसी ट्रायल फंक्शन साई एन से। ठीक हो गया, तो ये मतलब कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने इन जनरल लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सिस्टम, जिसमें ये साई जो है ये एक ट्रायल फंक्शन है जिसको हमने ये इस तरह से एक्सप्रेस किया है। ठीक हो गया, तो अब इसको हम इस पर इंसर्ट कर देते हैं। ओके, सो इसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन पहले लिख देते हैं। तो ये जब एच साई एन पे अप्लाई होगा तो ये ई एन एनर्जीज आएंगी टाइम साई एन आ जाएगा। ठीक हो गया, तो या फिर आपको कैडब्रा नोटेशंस में भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग मैंने ये लिखी है इन जनरल। तो ये जब हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू साई एन, तो हम देखते हैं कि वो क्या बनती है। तो यहाँ पे ये साई एन आ जाएगा, यहाँ पे ये एच और ये साई एन पे अप्लाई हुआ, और नीचे भी साई एन साई एन। ठीक हो गया, और साई एन की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे समेशन ए एन और फाई एन लिख देती हूँ। मैं कैडब्रा नोटेशन नहीं लिख रही ताकि क्योंकि ये इसी में आ गया ना, और मतलब नोटेशन में ही आ गया, इसकी अलग से ना आप लिख लेना ये ऐसे। मैंने सिंपली वैल्यू पुट कर दिया साई एन के इनमें सब में साई एन की वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसको इस पर अप्लाई करना होता है। ये जो ए एन है और ये ए एन ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन कॉन्स्टेंट्स है ना, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता होता इस इंटेग्रल से, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाला एक्चुअली इंटेग्रल होता है। तो ए एन और ये ए एन मल्टीप्लाई होंगे, ए एन स्क्वायर हो जाएगा। ये समेशन इन दोनों को कॉमन कर लेते हैं, एक चीज़ को दो बार लिखने का मकसद नहीं बनता। तो यहाँ पे साई एन आ जाएगा, एच साई एन पे अप्लाई होगा। ठीक है, ये वाला एच इसके राइट पे जो है ना साई एन उस पर अप्लाई होगा, तो इसका आंसर हमें पता है क्या होता है, ई एन साई एन ही होगा। तो यहाँ पे ई एन साई एन आ जाएगा ऊपर। नीचे भी क्या होगा कि समेशन ए एन स्क्वायर बन जाएगा, ए एन स्क्वायर और समेशन बाय ले लिया और ये साई एन आ गया। ठीक हो गया, और ये फिर ये ए एन स्क्वायर ये ई एन भी बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट एनर्जी आइगन वैल्यूज़ कांस्टेंट होती हैं, तो ये आ गया और ये ऐसे आ गया। और लेट्स से जो फंक्शन हमारा ऑर्थोगोनल है, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। तो ये बन गया कुछ इस तरह से। ठीक हो गया, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो वो यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। अब लेट्स से जो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं अगर ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा क्या होगी कि ये जो ई एन एनर्जी है, ये एनर्जी आइगन वैल्यू है। तो ये एनर्जी आइगन वैल्यू हमेशा क्या होगी, नाउ ये जो आइगन वैल्यू है ये ग्रेटर या इक्वल होगी ना ग्राउंड स्टेट एनर्जी के। ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिनिमम एनर्जी होती है जो सिस्टम की हो सकती है, और सारी एनर्जीज क्या होंगी उससे ज़्यादा ही होंगी। तो आप लिख सकते हैं ई एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ई नॉट। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन करनी है और हम क्या कर देते हैं कि दोनों तरफ समेशन को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, समेशन ए एन स्क्वायर, ताकि ये वाली सिचुएशन हो सके और मैं ये रिप्लेस कर सकूँ। तो दोनों तरफ ए एन स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा, क्योंकि ए एन स्क्वायर इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट, तो ये फिर इक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। अगर वो पॉजिटिव कांस्टेंट ना होता तो चेंज हो सकता था, क्योंकि नेगेटिव साइन जब मल्टीप्लाई होता है तो इक्वालिटी का साइन तब चेंज हो जाता है, क्योंकि ये ए एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये इक्वालिटी भी वैसी ही रहेगी, इनइक्वालिटी। तो अब यहाँ पे ये जो सिचुएशन है इक्वल साइन के साथ, उसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई जो है और इक्वल की जगह आप ये वाला साइन यूज़ करेंगे, इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू समेशन ए एन स्क्वायर ई नॉट। ठीक है, ई नॉट इज़ अ कांस्टेंट नाउ, और वो बाहर आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल, तो आपके पास आ गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ई नॉट। ओके, तो मीन्स के जो आपके पास वैल्यू आएगी वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के इक्वल आएगी या उससे ग्रेटर ही आएगी जब आप ट्रायल फंक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, और दिस इज़ द एनर्जी जो कि आप इस मेथड से फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ओके, ये वेरिएशनल मेथड यूज़ करते हुए जो आप एनर्जी फाइंड आउट करते होते हैं, ये वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है। तो आपका अगर ट्रायल फंक्शन एग्जैक्ट है, ठीक है, मतलब वही है जो आप मोस्ट सूटेबल है, तो ये इक्वल टू ई नॉट आएगी।
अदरवाइज़ ये जो वैल्यू आएगी एनर्जी की, ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेटेड आप वैल्यू लेंगे वो एग्जैक्ट एनर्जी से ग्रेटर ही होगी, लेस नहीं होगी। ठीक हो गया। तो मतलब ये यहाँ पे वो चीज़ हमने शो कर दी है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू की एक्सप्रेशन है जो कि हम यूज़ करेंगे वेरिएशनल मेथड में। तो नाउ लेट्स सी सम ऑफ द स्टेप्स टू, यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं स्टेप्स, या फिर वेरिएशनल मेथड का भी आप स्टेप्स इन्वॉल्व इन वेरिएशनल मेथड, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप एज आई टोल्ड कि फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी, ये आप ज़रूर लिखा दे रहे हैं, शुड बी फॉलोड इन वेरिएशनल मेथड। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, बेस्ड ऑन फिजिकल इंट्यूशन, मतलब आप देखते हुए आपका सिस्टम कैसा है, आप अंदाज़ा लगाएं कि आपका ट्रायल फंक्शन कैसा होना चाहिए। तो मेक एजुकेटेड गैस, ये नहीं कि ऐसे ही आंखें बंद की और कोई भी ट्रायल फंक्शन ले लिया। आप जितना अच्छा बेहतर ट्रायल फंक्शन लेंगे उतना एक्यूरेट आपका वेव फंक्शन और आइगन एनर्जीज मिलेंगी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मेथड, आफ्टर फॉलोइंग दिस मेथड। ठीक है, ट्रायल फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो आपने एजुकेटेड गैस मतलब काफ़ी सोच समझ के आपने गैस करना है। तो मेक एजुकेटेड गैस ऑफ द ट्रायल फंक्शन, ठीक है, दैट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द, सबसे पहले तो आपने ग्राउंड स्टेट के लिए करना होता है ना। ठीक है, जैसे मैं बताया हर स्टेट के लिए आप सेपरेटली करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट फाइंड आउट की जाती है, फिर उससे आगे करते करते दूसरी स्टेट के लिए फाइंड आउट की जाती है। दैट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्राउंड स्टेट्स, द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सिस्टम। और वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लाइक सिमेट्री क्या है उसकी, ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्री है या क्या है, नंबर ऑफ नोड्स, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर में हेल्प आउट करता है, और बिहेवियर एट इन्फिनिटी एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे आपको डिफाइन करने होते हैं और इसको सोचते हुए आपने ट्रायल फंक्शन बनाना होता है। तो एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। बिहेवियर एट इन्फिनिटी क्या होना चाहिए, जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो वेव फंक्शन है वो इन्फिनिटी पे 0 होने चाहिए, प्लस इन्फिनिटी पे भी और माइनस इन्फिनिटी पे भी। ओरिजिन पे ग्राउंड स्टेट में एक नोड आना चाहिए उसका, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में नहीं ग्राउंड स्टेट में 0 नोड्स होने चाहिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 1 नोड एंड सो ऑन। तो वो सारी चीज़ें इवन एंड ऑड होना चाहिए। ये सारा भी चीज़ें हैं जो आप गेस करते हो और उसकी बेस पे आप ट्रायल फंक्शन बनाते हो। ठीक है, तो आपने पहले एजुकेटेड गेस करना है और वो गेस क्या करेगा, उसमें तमाम वो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ग्राउंड स्टेट के बारे में, क्योंकि ग्राउंड स्टेट इज़ द वन जिसके बारे में आप पहले चीज़ें सॉल्व करते हैं, तो फिर आप दूसरों के लिए करते हैं। तो ग्राउंड स्टेट के लिए आप ये सारी चीज़ें करते हैं। फॉर द प्रॉपर्टीज़, और जिन प्रॉपर्टीज़ का आपको इतना इल्म नहीं होता कि वो भी होंगी या नहीं होंगी, ठीक है, नॉलेज नहीं होता, फॉर द प्रॉपर्टीज़ यू आर नॉट श्योर अबाउट, they will be compensated in adjustable या फिर unknown constants कह सकते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 या इन जनरल अल्फ़ा n में। ठीक है, आप जिसे या ए एन कह सकते हैं, उसमें एडजस्टेबल जो कॉन्स्टेंट्स हैं ना उनमें वो आ जाएगा, सच दैट कि वो चीज़ें उसमें मैनेज हो जाएंगी। अब आपने ट्रायल फंक्शन लेट से डिसाइड किया कर लिया है, और वो ट्रायल फंक्शन क्या है हम लिख देते हैं कि वो ग्राउंड स्टेट के लिए, क्योंकि पहले ग्राउंड स्टेट के लिए सॉल्व किया जाता है। तो वो लेट से ट्रायल फंक्शन क्या है, वो साइन नॉट है, एंड इट इज़ अ फंक्शन ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अप टू सो ऑन अल्फ़ा n। ठीक, इनका ये फंक्शन है। ठीक है, इसमें सारे कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हैं जिन्हें आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा डिफरेंट ही होगा ना, ये ओवरऑल इसके इक्वल है और ये ऐसे। ठीक हो गया, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन नॉट एज अ फंक्शन ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 अप टू सो ऑन अल्फ़ा n। ठीक हो गया, तो ये लेट्स से फंक्शन है, इसको हमने क्या पुट करना है, इसमें पुट करना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो ये ई जो है, क्योंकि ये वेव फंक्शन हमने ग्राउंड का लिया है, तो ई के साथ ई नॉट लेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए, और यहाँ पे आ जाएगा साइन नॉट एज अ फंक्शन ऑफ, आपने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अप टू सो ऑन लिखेंगे एच, और फिर यहाँ पे भी साइन और फिर से एज अ फंक्शन ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन।
ठीक है, और नीचे भी यही लिख दिया। ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर जो है ये 1 हो जाएगा अगर आपने जो साइड यूज़ किया है ना ट्रायल फंक्शन, वो आप अगर आपने नॉर्मलाइज्ड ही अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, तो अगर वो नॉर्मलाइज्ड है तो 1 हो जाएगा, अदरवाइज़ ऐसा ही रहेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप इज़ ट्रायल फंक्शन डिसाइड किया। सेकंड स्टेप इज़ कि हमने वी विल इंसर्ट दैट ट्रायल फंक्शन इनटू दैट एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, फॉर द ग्राउंड स्टेट। ओके, सबसे पहले ट्रायल फंक्शन डिसाइड किया फॉर द ग्राउंड स्टेट, फिर उसके करस्पॉन्डिंग हमने पुट कर दिया ग्राउंड एनर्जी के लिए इस एक्सप्रेशन में एक्सपेक्टेशन वैल्यू के। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। थर्डली वी विल मिनिमाइज ई नॉट ऑफ अल्फ़ा 1 का, वो भी तो फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि जिन कॉन्स्टेंट्स का वो ये है, ये भी उसका हो सकता है। ठीक है, तो हम ई नॉट को मिनिमाइज़ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, इन सब की रिस्पेक्ट से हम करेंगे उसको मिनिमाइज़ बारी बारी। ठीक है, और इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कॉन्स्टेंट्स, इन सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि दैट विल मिनिमाइज ई नॉट। उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, इन सब कॉन्स्टेंट्स की वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिनको अगर आप इस एनर्जी में पुट करें या इस वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो आपको एनर्जी की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और वो मिनिमम वैल्यू विल द ग्राउंड स्टेट। और लेट्स से वो वैल्यूज़ जो इसको मिनिमाइज़ करेंगी, लेट दीज वैल्यू बी अल्फ़ा 1 नॉट, अल्फ़ा 2 नॉट, अल्फ़ा 3 नॉट, जो कि आपको इस प्रोसेस के बाद मिलेंगी। ठीक है, तो लेट्स से वो ये हैं। ओके, और इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, इसकी मिनिमाइजेशन प्रोसेस को पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसी भी अल्फ़ा की रिस्पेक्ट से। वो अल्फ़ा में आई जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। लेट्स से मैं लिखती हूँ इसको, आपको तब क्लियर हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा बाय ये पार्शियल बाय पार्शियल अल्फ़ा आई की रिस्पेक्ट से, और यहाँ पे वही साइन और एज अ फंक्शन ऑफ अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एच साइन आउट एज अ फंक्शन ऑफ अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, और नीचे भी वही चीज़ अगेन। ठीक हो गया। तो ये अब यहाँ पे इसकी जगह अगर आप अल्फ़ा 1 की रिस्पेक्ट से इसको मिनिमाइज़ करेंगे, इसको इक्वल टू 0 लिखना है आपने। अगर अल्फ़ा 1 की रिस्पेक्ट से तो यहाँ पे आई की जगह 1 करेंगे, 1 की रिस्पेक्ट से आप इसे मिनिमाइज़ करेंगे, फिर 2 की रिस्पेक्ट से, फिर 3 की रिस्पेक्ट से, इस तरह से और आपको वो उसकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी अल्फ़ा 1 नॉट की, अल्फ़ा 2 नॉट, अल्फ़ा 3 नॉट, अल्फ़ा n नॉट की, और वो फिर आप इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और आपको फिर ई नॉट मिल जाएगा। और क्योंकि जब इसमें पुट करेंगे तो आप साई नॉट में एक्चुअली पुट करेंगे ना, तो साई नॉट भी आपको मिल जाएगा ग्राउंड स्टेट के लिए। तो विद यहाँ पे आई क्या है, आई 1 2 3 अप टू सो ऑन हो सकता है। ठीक है, दिस विल गिव्स द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्स्टेंट दैट विल मिनिमाइज ई नॉट। और फोर्थली जब आपको वैल्यूज़ मिल चुकी हैं तो आप इसको लिखते हैं सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज़ of alpha 1 naught, alpha 2 naught, alpha 3 naught up to so on into this expression। ठीक है, ये एक्सप्रेशन को आप नाम देते हैं कि जैसे ये एक ए है, एक्सप्रेशन इक्वेशन ए। ठीक है, टू obtain the approximate value of energy for the ground state। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए आपको एनर्जी मिल चुकी है, और जबकि ग्राउंड स्टेट जो द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन विल बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय साई ऑफ अल्फ़ा 1 नॉट, अल्फ़ा 2 नॉट, अल्फ़ा 3 नॉट। इसमें जहाँ पे भी जो अल्फ़ाज आ रहे होंगे उनकी जगह आपने ये वाले कॉन्स्टेंट जो आपने मिनिमाइजेशन प्रोसेस से मिले थे वो पुट करना है, तो आपको ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कैरी आउट करके ट्रायल फंक्शन ग्राउंड स्टेट के लिए डिसाइड किया। ठीक है,
ग्राउंड स्टेट के लिए ट्रायल फंक्शन डिसाइड किया और उसको फिर इस एक्सप्रेशन में पहले लिख दिया, और लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको मिनिमाइज़ करेंगे हर कॉन्स्टेंट्स के रिस्पेक्ट से, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को अगेन इसमें पुट करेंगे, हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिल जाएगी जो कि अप्रॉक्सीमेटेड होगी, डिपेंड्स कि वो एक्जैक्टली इक्वल होती है या नहीं। और फिर हमने वेव फंक्शन हमें पता चल जाएगा। वो कैसे पता चलेगा, जो ये ट्रायल फंक्शन हमने पहले डिसाइड किया था उसमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 ये सारे कांस्टेंट्स भी थे, उनमें भी यही कांस्टेंट जो मिनिमाइजेशन से मिले थे पुट करेंगे तो हमें ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन मिल जाएगा। तो हमने ग्राउंड स्टेट के लिए एक दफ़ा क्या कर लिया, सारी कैलकुलेशन कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं कि लेट्स से हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए फाइंड आउट करें। तो टू फाइंड द वेव फंक्शन फॉर द excited states, let's say first excited state, ठीक है, we'll use the orthogonality condition, ठीक है, orthogonality condition का सहारा लेंगे which is के psi1 और ये जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होगा लेट्स से उसे साई नॉट से, psi1 और साई नॉट का जो ये वाला रिलेशन होगा स्केलर प्रोडक्ट वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो साई नॉट तो हमें पता चल चुका होगा फर्स्ट प्रोसेस से ही। psi1 भी एक ट्रायल फंक्शन आपने डिसाइड करना होगा अगेन, ठीक है, जिसमें जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। अल्फ़ा 2 हो गए लेट्स से, आप इसे अल्फ़ा नहीं बीटा कह देते हैं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 हो गए, ठीक है। इसमें ज़रूरी तो नहीं है सेम कॉन्स्टेंट्स हो, तो क्योंकि एक्साइटेड स्टेट तो डिफरेंट ही होगी ना ग्राउंड स्टेट से। तो ये हो गया, ये ट्रायल फंक्शन हमने एक्साइटेड स्टेट के लिए भी करना होगा। अगर ज़रूरी नहीं है कि ग्राउंड स्टेट अगर इवन थी तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी इवन हो, ऑड भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है नंबर ऑफ़ नोड्स अगर ग्राउंड स्टेट में 1 थे तो इसमें भी 1 हो, इसमें 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो सिमेट्रीज़ भी डिफरेंट हो सकती हैं। तो इस चीज़ की बेस पे ट्रायल फंक्शन डिफरेंट हो जाता है, तो इसके लिए अलग से ट्रायल फंक्शन फाइंड आउट करना है और इसमें इसको यूटिलाइज़ करते हुए इसको यूज़ करते हुए सबसे पहले, ठीक है, हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन फाइंड आउट करेंगे और वेव फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद हम वेव फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। और वेव फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद अगर हम एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला विच इज़ अगेन कि जिस एक्साइटेड स्टेट के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका वेव फंक्शन हैमिल्टोनियन, क्योंकि एनर्जी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इसलिए हैमिल्टोनियन आएगा और ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमें इस तरह से पता चल जाएगी। तो आपने इसको सबसे पहले हम लिखेंगे विल यूज़ ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विद द ग्राउंड स्टेट, तो ये कंडीशन आपने लिखनी है। एंड देन लेट द ट्रायल फंक्शन बी psi1 विच इज़ अ फंक्शन ऑफ बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 कोफिशिएंट्स या फिर इन्हें कॉन्स्टेंट्स कह सकते हैं। विल सॉल्व दिस इक्वेशन, जिससे लेट्स से 1 का नाम कर दिया, एंड विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ psi1 एंड आफ्टर दैट विल फाइंड आउट द वैल्यू फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। क्योंकि psi1 पता चल चुका है हैमिल्टोनियन तो हमें पता ही होता है, तो ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कैन बी फाइंड आउट यूजिंग ट्रू ऑफ द ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। इसके लिए 2 हो जाएंगे ना, क्योंकि इसके सेकंड एक्साइटेड स्टेट फाइंड आउट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट और ग्राउंड स्टेट प्रोबेबली फाइंड आउट की ही होती है। तो उसके लिए हम 2 ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन हो जाएंगे ना, psi2 की रेफरेंस से, एक psi2 की psi नॉट के साथ ग्राउंड स्टेट के साथ वो भी 0 होनी चाहिए और psi2 की psi1 के साथ भी 0 होनी चाहिए। तो 2 कंडीशंस आ चुकी हैं हमारे पास और दोनों को सॉल्व करते हुए हम psi2 को कैलकुलेट करेंगे। psi2 लेट्स से किसी और चीज़ का फंक्शन है। तो अब psi2 फाइंड आउट करने के बाद क्या होगा कि हम E2 फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग द सेम थिंग कि ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अगर आपने पहले से सेटिंग ऐसे कर ली है कि psi2 psi1 एंड psi नॉट सारे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस हैं तो ये डिनोमिनेटर वैसे ही 1 हो जाता है, तो आपको सिर्फ ये सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जस्ट इन केस ऐसे फॉर्म में आया ना कि उसमें फिर आपकी अजम्पशन यही होती है कि वेव फंक्शन लेट्स से पहले से ही नॉर्मलाइज्ड हैं, ठीक है। तो उस अजम्पशन के अंडर आप बेशक फिर ये ना लिखें, आपको फिर वो मेंशन करना होगा कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आपने अज्यूम किए हुए। तो इस तरह से ये मेथड वर्क करता है। तमाम एक्साइटेड स्टेट और जो भी स्टेट्स हैं आप इंडिविजुअली फाइंड आउट करते हैं उनका वेव फंक्शन और फिर उनकी एनर्जी मिल जाती होती है एम्पेयर। तो हर स्टेट के लिए सेपरेटली और आपके लिए पॉसिबल नहीं है इनफाइनाइट स्टेट्स को फाइंड आउट करना, तो ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है हायर स्टेट्स को फाइंड आउट करने में। एक तो कम्प्लेक्सिटी की वजह से भी और एक रिपीटेटिव कैलकुलेशन की वजह से भी बहुत लेंथी ये प्रोसेस हो जाता है ना हर किसी का सेपरेटली। अगर आपको किसी की स्टेट्स पहले ही 1-2 चाहिए तो उसके लिए तो ठीक है, वरना आई थिंक यही मतलब इसका लिमिटेशन है। होप आपको समझ आया होगा। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने बोला है कि 1 डायमेंशनल हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर वेरिएशनल मेथड यूज़ करें उसकी आइगन एनर्जीज फाइंड आउट करने के लिए ग्राउंड स्टेट की और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की और सेकंड एक्साइटेड स्टेट की। तो सबसे पहले उन्होंने ग्राउंड स्टेट के लिए फाइंड आउट करने के लिए
ट्रायल फंक्शन बनाया ग्राउंड स्टेट के लिए, जो कि उन्होंने ये लिया है। तो यहाँ पे उन्होंने ये कंडीशंस बताई हैं कि हमें पता है कि वो इवन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, इन्फिनिटी पे 0 हो जाना चाहिए, नोड्स नहीं होनी चाहिए ग्राउंड स्टेट में। तो ये बेस करते हुए उन्होंने गॉसियन फंक्शन को यूज़ किया और फिर उसमें ये सारी चीज़ें सॉल्व की, और सॉल्व करने के बाद उनको ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जीज मिल गई, यही और वेव फंक्शन भी मिल गया ये, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली वही है जो कि हमें दूसरे मेथड से भी मिलता है। इसी तरह फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए किया, ठीक है, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए किया, और फिर उनको मिल गया फाइनल वेव फंक्शन और एनर्जीज़ का वैल्यू। ओके, तो ये हो गया हमारा मेथड। और फिर हम करेंगे WKB मेथड, ठीक है, वेंसल, क्रैमर्स, अब्रिलियन मेथड देखेंगे हम।